गौरव भाटिया जी, जो मतलब अब सवाल यही है कि 17 दिन हो गए, 18वें दिन में युद्ध जा रहा है, लगातार बमबारी हो रही है, लगभग 6,000, अगर हम मिला लें 5-6 हजार लोगों की मौत हो चुकी है दोनों साइड्स को अगर हम मिला लें तो। अब सवाल तो यह है कि अगर अमेरिका भी वहां युद्धपोत तैनात कर रहा है, मध्य पूर्व में अगर चीन ने भी अपने 6 युद्धपोत वहां पर पार्क कर दिए हैं, रूस कह रहा है कि परमाणु परीक्षण नेवाडा में कर रहा है अमेरिका, फिर कहता है कि हमने यूके की तरफ से फायर किए फाइटर जेट्स को एक बहुत बड़ा खतरा इस पूरे रीजन में बनता हुआ दिख रहा है। सवाल नंबर 1, भारत सरकार इसे कैसे देख रही है? और दूसरा, क्या तस्वीर आपको उभरती हुई दिखाई दे रही है अगर वाकई इस तरह से हम इंस्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट में होते हुए दिख रहे हैं? ईरान का रवैया सबको दिख ही रहा है। अंजना जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज जो उत्तर दूंगा आपके सवाल का एक भारतीय होने के नाते दूंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह से अगर कूटनीति की बात की जाए तो आज भारत ने जो भी ठोस कदम अब तक उठाए हैं, जो बड़ी स्पष्टता से अपना स्टैंड रखा है, उससे हमने क्या पाया है और विश्व ने क्या पाया है। सबसे पहले तो एक बेहतरीन संतुलन भारत ने बनाया है। आप याद करिए, एक बहुत बड़ी आवाज भारत के अंदर से भी कुछ लोगों की और बाकी देशों से भी आ रही थी, हमास का समर्थन कर रहे थे। भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, पैलेस्टीन और हमास एक नहीं है, हमास एक आतंकवादी संगठन है, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि विश्व में अगर कोई मानवता और इंसानियत का स्तंभ है तो वो भारत है। इंडिया इज द पिलर ऑफ ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड। ये मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि जो निर्दोष मारे गए थे इजराइल में, हम उनके साथ खड़े रहे और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और ये खबर देखिए आज की भी है और कल भी आ रही थी कि हमने मानवता के आधार पे पैलेस्टाइन में जो दवाइयां भेजनी थी, स्लीपिंग बैग्स थे, जो आवश्यक वस्तुएं थी, वो सब भेजी हैं। ये क्या दर्शाता है कि जो निर्दोष हैं, अगर उनको कोई सहायता चाहिए तो सबसे पहले कोई खड़ा होगा तो वो भारत देश होगा। आपने बिल्कुल सही बात पूछी कि ये जो अस्थिरता है, एक युद्ध चल रहा है, तो भारत इसे कैसे देखता है। मैं समझता हूं भारत वो देश है जिसने हमेशा कहा है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। देयर इज नो गुड टेरर, बैड टेरर। लेकिन साथ ही साथ क्या कोई देश अहम भूमिका, प्रमुख भूमिका निभा सकता है और शांति बहाल कर सकता है? तो आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ हमने देखा नरेंद्र मोदी जी ने जो फिलिस्तीन के लीडर हैं उनसे भी बात करी है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता है। सारे जितने विश्व के बड़े नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं। लेकिन एक सबब और एक बात मैं उठाना चाहूंगा जो चिंता का विषय है। आज खबर आ रही थी एसएफआई, ये स्टूडेंट विंग है, तो ये एसएफआई प्रदर्शन कर रहा था कि भाई जो हमास है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं केवल इतना कहूंगा, हमने आपसे आर्थिक सहायता नहीं मांगी है, हमने किसी राजनीतिक दल से सहयोग भी नहीं कहा दो, क्योंकि वो एक धर्म विशेष के लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन ये समय है जब आप चुप्पी साधे रहें। अगर आप चुप्पी साधे रहेंगे तो भारत का हित देखने के लिए मजबूत सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री है, और धर्म के आधार पे अगर आप समर्थन देंगे जैसा ओवैसी जी और कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, तो ये बेहद चिंताजनक होगा। ठीक है, मैं आपसे जवाब लूंगी वारिस पठान, लेकिन उससे पहले अशरफ वानी, आइए अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं। सवाल यही है कि हमास इजराइल के इस जंग से क्यों आखिर दुनिया में इतनी बेचैनी और परेशानी हो रही है। हमने इसीलिए अपने दर्शकों के सामने अशरफ ये दिखाने की कोशिश की, आप तो खैर लेबनान की तरफ से थे तो पूरा बॉर्डर आपने देखा ही है, हम दिखा रहे हैं आपको कि क्या परिस्थिति है। हमास इजराइल जंग से दुनिया क्यों बेचैन है, आग दुनिया की चपेट में लेता जा रहा है। अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में है। आप देख रहे हैं 2 युद्धपोत अमेरिका ने इजराइल से सटे भूमध्य सागर में अपने 2 जंगी जहाज का बेड़ा उतार दिया है। आ जाइए, आप भी आ जाइए। ब्लैक सी में रूस ने भी किंजल जैसे खतरनाक, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ ये देखिए, ये भूमध्य सागर में हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या 2 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। यूएसएस जो आइजनवाइजर है और यूएसएस जेराल्ड फोर्ट है, ये सब यहाँ पर 2 उन्होंने तैनात कर दिए हैं। ऐसे ही उस तरफ आप देखिए, रूस ने भी किंजल जैसे खतरनाक मिसाइल से लैस लड़ाकू विमान तैनात कर दिया है। अब हम आपको रूस की स्थिति दिखाते हैं। रूस ने देखिए
अशरफ क्या किया हुआ है। भूमध्य सागर में यमन के भी जो रवैया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। रूस का दावा है कि नेवाडा में परमाणु परीक्षण किया है। रूस ने क्या किया है तो आपको दिखाते हैं। मिसाइल से लैस लड़ाकू विमान तैनात कर दिया। अमेरिका ने भूमध्य सागर में यमन के हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन नष्ट कर दिए जो इजराइल की तरफ टारगेट किए गए थे। वहीं रूस का दावा है कि उसने ब्रिटेन के फाइटर प्लेन्स को इंटरसेप्ट किया। ये रूस का दावा है कि उसने, ये देखिए ब्रिटेन, यहां पे ब्रिटेन के फाइटर प्लेन्स को उसने इंटरसेप्ट किया है। इस बीच रूस का दावा है कि अमेरिका ने नेवाडा राज्य में परमाणु परीक्षण किया है, जैसा कि हमने आपको बोला। हमास इजराइल जंग के बीच चीन की एंट्री कैसे हो गई, अब चीन को देखिए। उसने मध्य पूर्व में 6 युद्धपोत यहां पर तैनात कर दिए। 6 युद्धपोत चीन ने भूमध्य सागर में 6 युद्धपोत तैनात कर दिया। आपको बता दें कि इजराइल पहली बार हमास के खिलाफ आयरन स्टिंग मोटर्स का इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने दावा किया है कि उसने कनाडा के फाइटर प्लेन्स को भी इंटरसेप्ट किया है। ये जो पूरा दायरा बढ़ रहा है, एक बार वापस अब पहले वाली जो तस्वीर है उस पर चले जाइए, क्योंकि एक बार यहां पर जब हम आएंगे, ईरान की धमकी हम देख रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को पूरा इजराइल और लेबनान। एक बार दिखा दीजिए। ये तो अमेरिका का दावा है। ये देखिए, ये पूरा जो यहां पर है, ये जंग की जगह। आप लेबनान बॉर्डर पर वहां पर थे। क्या वाकई दायरा बढ़ रहा है अशरफ? बिल्कुल अंजना, दायरा बढ़ रहा है। और अगर आप देखेंगे खासतौर से इसमें जो पिछले 24 घंटों के दौरान डेवलपमेंट हुई है, जो चीन ने जो अपने युद्धपोत जो है सऊदी अरब के पास लाए हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे अब जो दुनिया में अधिकतर देशों पर पकड़ है वो चीन और रूस की बढ़ती जा रही है। अमेरिका कहीं ना कहीं फीका और कमजोर पड़ रहा, वरना पूरे मिडिल ईस्ट या हम कहें कि खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा दबदबा जो अमेरिका का था। और हमने अरब अपराइजिंग में भी देखा कि किस तरह से उसका रोल था, आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई जो थी वो उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान की मदद से अब चीन और रूस जो है वो इस पूरे क्षेत्र पर हावी होता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पिछले 7 अक्टूबर के बाद वर्ल्ड सिनेरियो बदला है, जिस अंदाज से शिया और सुन्नी मुस्लिम जो हमेशा दशकों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जो गाजा में हुआ 7 अक्टूबर के हमलों के बाद, उस पर वो एकजुट हुए। और वो हम पिछले 10-12 दिन से, खासतौर से जब से अस्पताल पर बॉम्बिंग हुई, जिस पर काफी कोशिश की सबूत लाने की इजराइल ने, लेकिन मिडिल ईस्ट देशों में किसी ने उस बात को नहीं माना। ये भी एक हकीकत है। भले ही अमेरिका, इंग्लैंड या पश्चिम ने उस थ्योरी को माना हो जो इजराइल ने कहा, मीडिया पर भी उसका काफी प्रचार हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं वहां से आज सुबह ही लौटा है, खाड़ी देशों में ना ही कोई नेता मान रहा है कि ये इजराइल का मिसाइल नहीं था। वो सभी मानते हैं कि हमास का मिसाइल, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि इतना बड़ा विस्फोट करके। सऊदी अरब और यूएई उतने नाराज नहीं दिख रहे हैं, क्या ये बात सच नहीं है? क्योंकि चाहे एमबीएस हो, मोहम्मद बिन सलमान हो या फिर बिन जायद हो, वो उस तरह से आक्रामक इजराइल पर नहीं दिख रहे हैं। और सऊदी अरब तो बहुत बड़ा मुल्क है इस पूरे इलाके में। ये देखिए, ये सबसे बड़ा मुल्क तो यहाँ पर सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब बिल्कुल उनके, क्योंकि मात्र अगर इसराइल के साथ किसी ने पिछले 1 साल के दौरान रिश्ते बेहतर करने शुरू किए थे, वो सऊदी अरब ही था। लेकिन वो पटरी से इस पिछले 16 दिन के दौरान जो हुआ, वो रिश्ते जो इजराइल और सऊदी अरब के हैं वो पूरी तरह से अब हाशिए पर आ गए हैं। क्योंकि जिस अंदाज से लोगों का समर्थन फलस्तीनियों को मिल रहा है और गाजा को मिल रहा है, कहीं ना कहीं शासकों पर भी एक किस्म का दबाव है कि वो लोगों की बात करें। सारे मुस्लिम कंट्रीज के शासकों पर लोगों का भी दबाव है। अब मुझे ये बताइए कि इजराइल को इस वक्त कितने आतंकी संगठनों से लड़ना पड़ रहा है? इधर हमास है, उधर हिजबुल्लाह है, आईसिस की भी एंट्री की बात हो रही है। चलते हुए वहां पर अगर हम लोग बात करते हुए चलें, और बताइए कि कौन कौन से आतंकी संगठन है जिसके साथ इस वक्त इजराइल को लड़ना पड़ रहा है? कौन कौन से आतंकी संगठन कूद गए मैदान? अगर हम बात करें तो प्रमुखता से 2 ही बड़े ये संगठन, आतंकी संगठन जिनको हम कहें हैं कि एक तो हिजबुल्लाह और हमास। हमास और हिजबुल्लाह में ये फर्क है कि हमास से बहुत ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह है, बहुत ज्यादा उनके पास शक्ति है, सैन्य शक्ति जो कहें हिजबुल्लाह के पास, क्योंकि उसको खुल्लम खुला जो है ईरान की तरफ से ओपनली समर्थन मिल रहा है। क्योंकि उन्होंने ईरान के लिए न सिर्फ युद्ध यहां पर छेड़ा है इजराइल के साथ, बल्कि उन्होंने यमन में सऊदी अरब के साथ ईरान की मदद करके सऊदी अरब के साथ यमन में युद्ध लड़ी। तो हमने देखा कि हौती जो है वो कितने ताकतवर हुए हैं। उन्होंने मिसाइल इजराइल पर वहां से दागने की कोशिश की, जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम ने नाकारा किया। और दूसरी तरफ जो है हिजबुल्लाह अभी खुलकर इस लड़ाई में नहीं आया है, क्योंकि वो ईरान के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
और फिलहाल पिछले 13 दिन से जब से मैं साउथ लेबनान में था, उनका सिर्फ टारगेट था कि सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस सिस्टम जो इजराइल का है उस सीमा पर जो 122 किलोमीटर लंबी है, लेबनान और इजराइल के बीच में, उस पर उस सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस और सीसीटीवी कैमरास को खत्म करना, उसमें वो किसी हद तक कामयाबी हो गई। 2 स्पेसिफिक सवाल है, उसका एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा, जिसके बाद अन्य मेहमानों पर जाऊंगी। क्या चांसेस आप देख रहे हैं, क्योंकि आप जमीन पर थे, कि ईरान वाकई मिसाइल्स फायर करना शुरू करे? क्योंकि बार बार वो धमकी दे रहा है। जिस दिन अस्पताल पर हमला हुआ था उस दिन भी लिखा टाइम इज अप, समय समाप्त हुआ इजराइल को। क्या चांसेस आप इसके देख रहे हैं? और दूसरी तरफ इजराइल जमीनी तौर पर हमला बोल देगा या उसके टैंक्स घुस जाएंगे गाजा में, इसके चांसेस आप कितने देख रहे हैं दोनों पर? अगर पिछले 40-50 साल से देखें तो जो सबसे ज्यादा इजराइल को अगर किसी का लग रहा है, जिसको लेकर उसने काफ़ी कोशिश की, यहाँ तक कि अमेरिका की जो सैंक्शंस ईरान पर हुई उसका कारण ही इजराइल था, क्योंकि पहला टारगेट जो ईरान का है वो इजराइल है। और इस पूरे खाड़ी देशों में 2 ही ये ताकतें हैं। अरब देशों में वो ताकत नहीं है सैन्य तौर या फिर टेक्नोलॉजी के तौर या मिसाइलों के तौर पर, लेकिन जब से यूक्रेन में भी वार हुआ उसमें जिस अंदाज से मदद ईरान ने रशिया को दी और चीन, रशिया और ईरान का एक ब्लॉक बना, वहां कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट है उसमें ईरान अपनी छवि और अपना ताकत दिखाना चाहता है और बहुत कोशिशें। बतौर ग्राउंड रिपोर्टिंग आप क्या भांप पाए? क्या आपको लगता है कि ऐसी नौबत आ सकती है कि ईरान मिसाइल्स फायर करे, या वो भी नहीं चाहेगा कि इस हद तक जंग चली जाए? बिल्कुल ये नौबत बन सकती है अगर वो हिजबुल्लाह का इस्तेमाल करेगा या खुद उतरेगा जंग में? पहले तो हिजबुल्लाह का इस्तेमाल करेगी, अगर हिजबुल्लाह, हाँ, और वो करेगी जरूर। वो हिजबुल्लाह के लोगों ने मेरे साथ बात भी की, यदि जिस वक्त इजराइल इन्वेजन करता है गाजा में, उसी वक्त वो मिसाइल शुरू करेंगे। उनके लिए रेड लाइन है बिल्कुल कि आपने वो क्रॉस किया, उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से ओपन मिसाइल्स और रॉकेट्स की फायरिंग शुरू, जो ईरान का, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से हो। बिल्कुल ईरान सीधा नहीं, ईरान सीधा नहीं करेगा। और गाजा में सीधे टैंक्स घुस जाए, इसकी चांसेस कितने देख रहे हैं? मेरे को बिल्कुल जीरो लग रही है। जीरो ना? क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि जो 200 बंदी हैं हमास के पास, जिसमें इजरायली सेना के अधिकारी भी शामिल हैं, हाँ। कुछ महिलाएं भी हैं, बाकी देशों के कई सारे लोग हैं, उसको फिलहाल हमास डाल बना रहा है। और यदि उनकी कीमत जो है वो हमास समझता है, वो उनके बदले बहुत एक डील जो है इजराइल के साथ आने वाले दिनों में करेगा। अगर वो डील इजराइल नहीं करेगा उन बंदूकों को छोड़ने के बदले, तो कहीं ना कहीं जो है फिर ये हालत बन सकती है जहां पर इजराइल के लिए बहुत खतरे बढ़